हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। बहुत दिनों से डायनासोर्स की बात नहीं हो रहा, मगर आज मैं लौट आया हूं बात करने सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स असल में कैसे दिखते थे, हमारा ये आइडिया नए नए रिसर्च के साथ साथ बार बार चेंज हुआ है। सबसे पहले डायनासोर्स को बड़े बड़े छिपकली सोचा जाता था, मगर बाद में जैसे कि हम जुरासिक पार्क में देखे हैं, उन्हें तेज शिकारियों की तरह पोर्ट्रे किया गया है। मगर एक सवाल का जवाब अब तक पूरी तरह से ठीक से नहीं मिला है, और वो है कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड थे या वार्म ब्लडेड थे, यानी कि उसका खून ठंडा था या गर्म था। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम कहते तो है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड, मगर किसी भी प्राणी का खून ऐसे ठंडा या गर्म नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि एक्टोथर्मिक एनिमल्स उन प्राणियों को कहा जाता है जो खुद के बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें टेम्परेचर के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ। इनके बॉडी टेम्परेचर जब ये धूप सेकते हैं बढ़ जाता है, और जब ये छांव में रहते हैं तो इनके टेम्परेचर उसी हिसाब से कम हो जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि एंडोथर्म्स उन प्राणी है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनके बॉडी हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रहता है। इसीलिए वो ठंडे क्लाइमेट में भी एक्टिव रहता है। जैसे कि हम लोग इंसान, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए हम ठंडे क्लाइमेट में भी जी सकते हैं। सांपों की तरह हाइबरनेशन में नहीं चले जाते। तो अब नजर डालते हैं डायनासोर्स पे। आज के डायनासोर्स यानी कि पंछियां, वो तो वार्म ब्लडेड है, और पंछियां तो आए हैं नॉन एवियन डायनासोर से ही। तो कभी ना कभी किसी भी समय में नॉन एवियन डायनासोर्स को वार्म ब्लडेड बनना पड़ा था। अब यहां पे एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती। वो एनर्जी शरीर के अंदर कंजर्व कर सकते हैं। मगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे हम लोगों को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहां से आता है? मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर में जो बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है, वो सारे एक्टिविटीज से एनर्जी रिलीज होता है, और इसी एनर्जी से हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि एनिमल कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड का मेटाबॉलिज्म हमेशा कम होता है और वार्म ब्लडेड का मेटाबॉलिज्म हमेशा ज्यादा होता है। अब डायनासोर्स की मेटाबॉलिज्म कैसा होता था, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? याद कीजिए वो वीडियो जब मैं आमखोई फॉसिल पार्क में घूमने गया था। वहां पे मैंने आपको एक वुड फॉसिल में पेड़ के ग्रोथ रिंग्स दिखाए थे, और मैंने ये भी कहा था कि ग्रोथ रिंग से हम पता कर सकते हैं कि वो पेड़ बड़ा कैसे हुआ, कितने समय से बड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही डायनासोर्स के बोन्स में भी ग्रोथ रिंग्स होते हैं, और इन ग्रोथ रिंग से हम पता कर सकते हैं कि डायनासोर कितना जल्दी बड़ा हुआ। वो हॉर्लिक्स पी के जल्दी जल्दी बड़ा हो गया, या फिर आम बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो साइंटिस्ट्स ने कई सारे डायनासोर के फॉसिल्स के ग्रोथ रिंग
थिंग्स को एनालाइज किए और उन्हें बहुत सारे मॉडर्न एनिमल्स के साथ कंपेयर भी किए, और इस स्टडी से यह पता चला कि डायनासोर्स के मेटाबॉलिज्म रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच पे कहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायनासोर्स एक्टोथर्म्स भी नहीं थे, एंडोथर्म्स भी नहीं थे, वो बीच में कुछ थे। ऐसे प्राणियों को हम मेसोथर्म्स कहते हैं। मेसोथर्म्स अपने बॉडी टेम्परेचर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ हद तक कर सकता है, और उनके बॉडी टेम्परेचर हमारे जैसा एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं रहता है। तो बिल्कुल आज के मेसोथर्म्स के तरह ही, जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क, हाँ वो जॉज वाला शार्क, उनके तरह शायद डायनासोर्स के भी मसल्स से हीट प्रोड्यूस होता था और उनके बड़ा सा बॉडी उस हीट को रिटेन करने में, अंदर रखने में हेल्प करता था। मगर कुछ साइंटिस्ट इस स्टडी से सहमत नहीं है। उनका यह मानना है कि बोन के ग्रोथ रिंग्स को देखकर डायनासोर्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में ठीक से पता नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह भी है कि थेरोपॉड्स और सोरोपॉड्स बहुत ही अलग तरह के डायनासोर्स होते हैं। थेरोपॉड्स बड़े होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। थेरोपॉड्स तेज शिकारी है, तेज दौड़ते हैं, और इसीलिए इनको एक ही ग्रुप में डाल के स्टडी करना गलत है। तो बोन ग्रोथ रिंग्स को स्टडी करके तो इस सवाल का ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। मगर आशा की बात यह है कि बहुत रिसेंटली एक नया स्टडी सामने आया है। इस स्टडी में साइंटिस्ट्स ने फॉसिल एगशेल्स के ऊपर क्लम्प्ड आइसोटोप पैलियोथर्मोमेट्री नाम का एक प्रोसेस अप्लाई किया, और इस प्रोसेस से उन्होंने ये पता किया कि वो अंडे जब मम्मी डायनासोर के शरीर के अंदर फॉर्म हो रहे थे तब मम्मी डायनासोर का बॉडी टेम्परेचर कितना था, और ये प्रोसेस उन डायनासोर के एग्स पर अप्लाई किया गया जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते थे। और इस स्टडी में ये देखा गया कि भले ही क्लाइमेट कोल्ड हो, उन डायनासोर्स का बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज्यादा था। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड नहीं थे। हाँ, वो मेसोथर्म्स थे या एंडोथर्म्स थे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसके लिए और भी स्टडीज की जरूरत है। मगर ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि डायनासोर्स छिपकलियों की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं थे। वो सारे किताब जिसमें लिखा है कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स है, उन्हें आप फेंक सकते हैं। तो इसी कंक्लूजन के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई और फैक्ट पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे मेरे फेसबुक पेज शुभहित डायनासोर वर्ल्ड में भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 25.2 करोड़ साल पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।